आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और इसमें हमने जो अभी हाल ही में टॉपिक खत्म किया है, जो पूरा किया है, उसका नाम था प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता में जितनी भी क्लासेस पॉसिबल क्लासेस थी वो सारी हम कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक हमें करना है, जो पढ़ना है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं चैप्टर हमें करना है। इस पर भी कुछ क्लासेस हम रहेंगी, देखेंगे उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन सी चीजें हमें करनी है। एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं है, लेकिन वास्तविक संख्याओं के विषय में जितनी पढ़ाई आपको करनी थी वो आप अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। मतलब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स जो क्लास जो टॉपिक है, इसके विषय में ये इसको कंप्लीटली आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के अलावा और नंबर्स क्या क्या होते हैं, वास्तविक कैसी और ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनसे मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, या वास्तविक संख्याओं के अंदर किन किन नंबर्स के सेट्स आते हैं। ऐसी सारी बातें आप क्लास 9th में यानी पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर इनके एप्लीकेशंस पर बेस्ड कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे और उसी पर आधारित क्वेश्चंस हमें करने होंगे। क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें इस क्लास में, क्या क्या चीजें पढ़नी है उन पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं, रियल नंबर्स पे थोड़ी सी रफ बात कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने इस क्लास के टॉपिक पे कि रियल नंबर्स के अंदर हमें यहां पर क्या पढ़ना है। देखिए, रियल नंबर्स को जानने से पहले बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस शॉर्ट उसमें थोड़ा सा देखेंगे। रियल नंबर्स पर जाने से पहले सबसे पहले हमें जानेंगे कि नंबर्स की शुरुआत किन नंबर्स से होती है। तो एक आप जानते होंगे होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी ऐसी सारी गिनतियां जिनमें आप जीवित चीजों की गिनती कर सकते हो। लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं आप, उनको रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स में अगर आप 0 को इंक्लूड कर दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, यानी होल नंबर्स बन जाएंगे। इसमें अगर इनके नेगेटिव्स को भी शामिल कर दें, -2 -1 -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दोनों तरफ एंड सो ऑन, तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी, इंटीजर नंबर्स बन जाते हैं। इन्हीं इंटीजर नंबर्स में जितने पॉजिटिव हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, और जितने नेगेटिव हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और 0 को न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। उसके बाद रेशनल नंबर की बारी आती है। ऐसे सभी नंबर्स जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस शर्त है कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी किसी भी नंबर को आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटे हर इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो फिर ऐसी संख्या को रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहा जाता है। और जो संख्याएं p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं कन्वर्ट हो सकती हैं, उनको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। आपने ऊपर जितने भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इन सारे के सारे नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। नेचुरल नंबर्स को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, होल नंबर्स को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इंटीजर नंबर्स को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि इन सारी संख्याओं को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है, इसलिए ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स के अंदर ही शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स के सेट में शामिल हो जाएंगे। और इन सारे नंबर्स के अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जो रेशनल नंबर्स के सेट में होंगे। जैसे पॉइंट में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी भी, उनमें से भी वो सारे दशमलव वाले, वो सारे डेसिमल नंबर्स, वो सारे पॉइंट वाले नंबर्स जो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं वो रेशनल कहे जाएंगे। लेकिन कुछ डेसिमल वाले नंबर्स, कुछ पॉइंट वाले नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो इर्रेशनल कह दिए जाते हैं। सारे रेशनल नंबर्स और जितने इर्रेशनल नंबर्स होंगे उन सब का सेट जो होगा वो रियल नंबर्स का सेट आप
उन संख्याओं के समुच्चय को, उस सेट को आप रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर आपके है, इसलिए मैंने थोड़ा सा परिचय आपको रियल नंबर्स का दे दिया। बाकी अगर इन सारी चीजों की डिटेल पे, ज्यादा डिटेल पे आप जाना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th का जो आपका पहला चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल्ड वर्जन में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स आपको उसमें करवाए गए हैं। आप पॉसिबिलिटी तो यही है कि आप क्योंकि 10th में है तो 9th का पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई पिछली चीजों को भूल गया है, तो आप जाकर 9th की क्लासेस में देख लीजिए। वहां पर आप रेशनल नंबर्स की डिटेल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कई सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। चैप्टर का नाम था इसलिए हमने थोड़ी सी बातचीत इस पे कर ली। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे उन चीजों पर जो चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। हाई स्कूल में इस क्लास में जो बातें आपके क्लास में सिलेबस में है उन पर हम बात करेंगे। देखिए, मॉडर्न अलजेब्रा में जो टॉपिक आप कर रहे हैं रियल नंबर्स के अंतर्गत जो चीजें आपको पढ़नी है, मेनली आपको इस चैप्टर में दो प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, दो सिद्धांतों को पढ़ना है, दो थ्योरम्स को पढ़ना है। एक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, ये आपकी जो पहला पेज आपके सामने है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक जो थ्योरम आपको पढ़नी है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, या एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, या और भी कुछ कह सकते हैं जो लिखा हुआ है। और दूसरी एक और आपको पढ़नी है, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो वो क्या, कौन सी चीज क्या है, वो जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे बताएंगे, हम बात करेंगे हम लोग। जो पहली चीज आपको पढ़नी है इसमें वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? इसके नाम से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है जो जनरली, मतलब सामान्य तौर पे आप जानते हैं उसको, लेकिन बस उसको फॉर्मूले की शक्ल में आपने नहीं देखा है आज तक। तो इस बात को आप, जो चीजें आप जानते हैं, हम लोग वहां से शुरू करेंगे। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय थ्योरम से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से फॉर्मूले, फॉर्मूले से एग्जाम्पल पर नहीं जाएंगे। आपको जिस चीज की जानकारी है वो है एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल को लेकर एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से हम इस सिद्धांत, इस फॉर्मूले पे जाएंगे, और फॉर्मूले से फिर हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? देखिए, जैसे मेनली आप समझ लीजिए कि जो थ्योरम है, ये एक संख्या से किसी दूसरी संख्या को जब भाग किया जाता है, जब एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड करने का जो प्रोसीजर होता है, डिवाइड करने के प्रोसीजर के बाद जो चीजें मिलती हैं हमको रिजल्ट के तौर पे, उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। जब आप एक संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग करते हैं, तो अगर हिंदी की शब्दावली की बात करें तो जिस संख्या से आप भाग कर रहे होते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिस संख्या को भाग कर रहे होते हैं उसको आप भाज्य कहते हैं, और भाग करने पर जितने टाइम्स आप भाग करते हैं, जितनी बार का पहाड़ा आप लगाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप भागफल कहते हैं। और अगर भाग करने वाली संख्या से भाग होने वाली संख्या पूरी पूरी कैंसिल नहीं हो रही है, तो कुछ बच जाता है, जो बचता है उसको आप शेषफल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश की वोकैब में इन्हीं को क्या कहते हैं? जिससे आप भाग कर रहे हैं उसको आप डिवाइजर कहते हैं, जिसको आप भाग कर रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जो भाग करने के बाद मिलता है वो कोशिएंट होता है। ठीक है, और जो शेष बच जाता है वो क्या होता है? वो होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, इनमें कुछ रिलेशन होता है। तो जब एक संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग करते हैं, तो भाग करने पर जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं उनमें आपस में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। बस उसी संबंध को यूक्लिड प्रमेय यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कह दिया गया। वो संबंध याद करने की जरूरत नहीं है, हम एक यहाँ पर डिवाइड करेंगे, एक भाग करेंगे, एक डिवीजन करेंगे, और वहां से एक रिलेशन बना लेंगे, उसी के आधार पर नाम रख देंगे, और नामों से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कोई नंबर है 4, और इस 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं 11 को। जब 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं 11 को, तो क्या बचेगा? ये 4 लिया आपने, ये लिखा आपने 11। इसको जरा ठीक से डिवाइड किया जाए।
4 से जब डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 4 से आप ये जो सवाल है ये एक्चुअली क्या है, ये सवाल जो है ये है आपका 11/4, या इसको आप कह सकते हैं 11/4। ये है आपका क्वेश्चन। 11 को 4 से भाग करना है या 11/4 लिख दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो जब ऐसा आप करेंगे तो इसमें किसको क्या कहेंगे, सबसे पहली बात है जब 4 से आप 11 को भाग करेंगे तो 2 बार पढ़ा जाएगा, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कटेगा नहीं, जब पूरा नहीं कैंसिल होगा तो कुछ बच जाएगा हमारे पास, जो बचेगा वो 3 है। इसमें आप अगर नाम रखिए तो क्या हो जाएंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं भाजक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर। भाग कर जिसको आप भाग कर रहे हैं इसको आप क्या कहते हैं, भाज्य, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड। भाग करने के बाद जो मिला है आपको उसे आप कहते हैं भागफल, यानी कि इसे कहते हैं आप भागफल यानी कि कोशिएंट। और अगर पूरा नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको कुछ शेषफल मिलेगा, जिसे आप कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर। अब जब आपने एक संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग किया तो ये 4 चीजें आपके पास बन जाती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट और रिमाइंडर। इन संख्याओं को भाग करने पर ये जो चीजें मिली हैं इनमें अगर 4, ये भाजक क्या है 4, भागफल 2 है, शेषफल 3 है और भाज्य 11 है, इन चारों संख्याओं में क्या संबंध होता है, वो संबंध अगर आप निकालना चाहें तो देखिए ध्यान से क्या संबंध होगा। 4 से 2 को जब हमने गुणा किया तो हमको 8 मिला, और इस 8 में जब हम ये 3 शेषफल जोड़ देंगे तो हमको वापस वही संख्या मिल जाएगी जिस संख्या को हमने भाग किया है। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करिए प्लस 3 कर दीजिए, ऐसा करने पर जो मिलेगा वो वही संख्या होगी जिसको हमने भाग किया है। यानी अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 और प्लस ये 3 शेषफल जोड़ दीजिए तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी क्या बराबर में आ जाएगा 11। इनके नाम लिख लीजिए जरा। 11 क्या है, 11 है आपका भाज्य, 4 क्या है, 4 है आपका भाजक, 2 क्या है भागफल, प्लस 3 क्या है शेषफल। ये जो बात आई आपके सामने, जब आपने एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग किया, भाग करने पर जो 4 नई संख्याएं बनी आपकी, इन चारों में जब आपने रिलेशन देखा तो न्यूमेरिकली रिलेशन हमने चेक किया कि अगर 4, 11, 2 और 3 में रिलेशन देखना हो तो 4, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, ऐसा करने पर हमको 11 मिल जाएगा। जब इनके नाम हमने लिखे तो हमको क्या पता चला कि 4 का 2 में गुणा करने का मतलब है भाजक और भागफल का गुणा करना, और उसमें 3 जोड़ने का मतलब है उसमें शेषफल को जोड़ देना। तो भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें जब शेषफल को आप ऐड करेंगे तो जो मिलेगा वो डिविडेंड यानी कि भाज्य होगा।
यानी यहां से क्या स्टेटमेंट बन के आया, भाज्य जो होगा वो बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू होगा डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये जो स्टेटमेंट बन के आया है यही स्टेटमेंट आपका कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, बात समझ में आई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब क्या है, एक संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग करने पर जो भागफल और शेषफल मिलता है, उस भाजक भागफल शेषफल और भाज्य में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ठीक, ये इतनी सी बात है। इसी डिवीजन प्रोसीजर यानी कि भाग विधि का प्रयोग करते हुए हम महत्तम समापवर्तक यानी मासा और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा निकालते हैं संख्याओं का, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जब भी आपसे कहा जाए, कोई भी सवाल लगाने कहा जाए, आपसे कहा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज प्रयोग करते हुए इस सवाल को लगाइए या इस सवाल का हल प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करने का मतलब ही है कि आपको भाग विधि का प्रयोग करना है, डिवीजन थ्योरम का प्रयोग करना है, इसका एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग करने की विधि को यूज करना है। ठीक, चलिए जो क्वेश्चन है पहला आपकी क्लास का, उसमें पढ़िए, उसको क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF यानी कि मासा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 196 एंड 3822 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से 196 और 3822 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब दो संख्याएं आपको दे रखी होंगी या दो से ज्यादा संख्याएं होती हैं, उनका महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो एक तरीका आपको पिछली क्लासेस में सिखाया गया होगा, छोटी क्लासेस में सिखाया गया होगा, जिसमें दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए उनको फैक्टराइज किया जाता है, उनके गुणनखंड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 196 और 3822, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो इनका HCF निकालने के लिए जो प्राइमरी मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम 196 के फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे, छोटे से सबसे छोटे नंबर से इसके गुणनखंड करना शुरू करेंगे। जैसे 196 है, इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और फिर डिवाइड करते 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 हमको 1 पे चले जाना है। जब 1 मिल जाएगा तो इसके सारे फैक्टर्स हमको मिल चुके होंगे। फिर हम दूसरे नंबर के फैक्टर्स करेंगे ऐसे ही। अब हम देखेंगे इन दोनों फैक्टर्स में से जितने फैक्टर्स कॉमन होंगे वो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। ये प्राइमरी मेथड है, लेकिन प्राइमरी मेथड से आपको यहां पर HCF नहीं निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन आए कि 196 और 3822 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, ये बात ना लिखी हो शुरुआत में। अगर ये इतनी बात नहीं लिखी है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो आप कैसे भी निकालिए, चाहे इस मेथड से निकालिए जो अभी बताया जाएगा, या पुराने मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया गया है कि यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करिए, तो फिर आपको इसी मेथड से लगाना है सवाल को, जिस मेथड से अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है मेथड? देखिए मेथड को भी लिखवाया जा सकता है, लेकिन मेथड को लिखवाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में मेथड को समझेंगे, बस उस मेथड को अपने दिमाग में रखिए, 4-5 क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, बस वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। यहां आपको 196 और 3822 इसका HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो भी छोटा वाला नंबर होगा उससे बड़े वाले नंबर को आपको डिवाइड करना है, ठीक। और ये डिवीजन आपको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके दो नंबर्स का HCF आपको निकालना है, तो उन दोनों नंबर्स में से छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को आप डिवाइड करेंगे, और ये डिवीजन तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। लेकिन एक संख्या से दूसरी संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हमेशा मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए रिमाइंडर 0 लेने के लिए हम क्या एक्स्ट्रा करेंगे, वही इस मेथड में आपको सीखना है। सबसे पहला काम तो हम करेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 196 है,
इससे हमको डिवाइड करना है 3822 को। क्या तरीका होता है, 3 नंबर्स हैं तो शुरुआत के 3 नंबर्स में हम लगा कर देखेंगे। 196 है, 382। 382 में जब हम 196 का पहाड़ा लगाएंगे तो एक बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, तो 196 माइनस करिए इसको। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 9, 8 17, और ये 2 में से 1 चला गया, 1 बचा। ठीक, अब 196 में 196 का 188 में तो 186 में तो लगेगा नहीं, तो इस 2 को उतार लेंगे। 1862 हो गया। 1862 में 196 का पहाड़ा लगाइए, कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 9 बार लग जाना चाहिए। तो 9 छाक 54, 9 9 81, 81 5 86, और 86 8 बचेगा, 9 कम 9 8 17। ठीक, 9 बार लग जाएगा। 9 बार जब लगेगा तो कितना? 9 छाक 54 हो जाएगा, 4 5 बचा, 9 9 81, 81 5 86, 8 बचा, 9 कम 9, 9 और 8 17। माइनस कर दीजिए। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 चला गया 0, ये 0, ये यानी कि ये 98 बचा। अब इस 98 में अब देखिए, हमको रिमाइंडर चाहिए 0, लेकिन यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर कुछ बच गया। अब अगर कुछ बच गया है तो इसका मतलब डिवीजन आगे होता रहेगा, लेकिन डिवीजन होने के लिए ये जरूरी होता है कि जिस संख्या से भाग करना है वो छोटी हो और जिस संख्या को भाग करना हो वो बड़ी हो। लेकिन यहां पर मामला बदल चुका है। अब आपका भाजक 196 है और भाज्य आपका 98 है, डिवाइजर 196 है और डिविडेंड 98 हो गया। डिविडेंड छोटा हो गया, भाज्य जो है वो छोटा हो गया। जब भाज्य छोटा हो गया तो भाग कैसे चलेगा? तो अब यहां पर सिर्फ इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अब भाग को आगे कंटिन्यू करने के लिए ये जो रिमाइंडर आपका बचा हुआ है, इस रिमाइंडर से जब ये रिमाइंडर आपका डिवाइजर से यानी कि भाजक से छोटा हो जाए तो अब इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे हम। अब इस रिमाइंडर को हम क्या बना लेंगे? डिवाइजर बना लेंगे। और डिविडेंड कौन बनेगा? जो पहले डिवाइजर था। शेषफल अगर आपका भाजक से छोटा हो जाए, एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन आप लगा रहे हो, तो अब शेषफल को हम नया भाजक बना लेंगे और जो पुराना भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे। यानी अगर शेषफल छोटा हो गया तो 98, इस शेषफल से हम भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे? पहले हम जिससे भाग करते चले आ रहे थे उसको भाग करेंगे। तो अब इस 98 से 196 को भाग किया जाएगा। बात समझ में आई? 196 से डिवाइड कर रहे थे, जब शेषफल आपका 196 से छोटा हो गया तो अब उस शेषफल से आप भाग करिए 196 को। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 1 19। ये पूरा कैंसिल हो गया, शेषफल आपका 0 बचा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका शेषफल 0 बचा, उस 0 वाले शेषफल के लिए जिस भाजक का आपने प्रयोग किया था बस वही भाजक आपका हो जाएगा HCF। बात समझ में आई? भाग की प्रक्रिया में जहां पर आपको शेषफल 0 मिल जाए, उस 0 शेषफल को लाने के लिए जिस अंतिम भाजक का आपने प्रयोग किया है, जिस अंतिम संख्या से आपने डिवाइड किया है, जहां पर आपको शेषफल मिला है, उस शेषफल वाले प्रोसीजर में जिस अंतिम भाजक का आपने प्रयोग किया, जिस अंतिम संख्या से आपने भाग किया, जिस लास्ट नंबर से आपने डिवाइड किया है, बस वही लास्ट नंबर आपका HCF हो जाएगा। यानी 196 और 3822 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा? 98, क्योंकि 98 से भाग करने पर आपको शेषफल 0 मिला। जिस संख्या से भाग करने पर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए वही संख्या आप रिक्वायर्ड HCF होगी, महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा होगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे इसलिए 196 तथा
3822 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो होगा वो क्या होगा, आखिरी डिवाइजर जो होगा, आखिरी भाजक जो होगा, आखिरी संख्या जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य मिला हो, बस वही संख्या इसका मासा हो जाएगी। अब यहां पर देखिए भाग की जो प्रक्रिया है वो कम समय में आपको आंसर मिल गया। कभी कभी जो ये डिवीजन होगा ये लंबा भी चल सकता है, ये एक से ज्यादा रिमाइंडर्स को यूज करना पड़ सकता है रिमाइंडर 0 प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर आपको 98 से 0 मिल गया, तो इसलिए इसका आंसर 98 होगा, इनका मासा जो होगा वो 98 होगा। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाया जाए। एक और हम लोग करके देख लेते हैं ताकि मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 1656 और 4025 यानी 4025 का मासा निकालना है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए। तो जब मासा आपको निकालना है तो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे आप। 1656 से डिवाइड करेंगे 4025 को। तो 1656 का जो 2 बार जाएगा ये इसमें, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 और 1 11, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 1 11, 2 छंग 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 3 गया ये 0। 713 बचेगा। अब देखिए रिमाइंडर आपको 0 मिलना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिला। यहां पर क्या हुआ, रिमाइंडर आपको 713 मिल गया। 713 आपका डिवाइजर से छोटा हो गया, भाजक से छोटा हो गया, तो यानी कि अब डिवाइड 1656 से डिवाइड आगे करना तो पॉसिबल नहीं है। जब आगे डिवाइड करना 1656 से पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब अब डिवाइजर आपका चेंज हो जाएगा। अब जो शेषफल मिला है उसको आप भाजक बना लेंगे। जैसे ही आपका शेषफल इससे कम हो जाए तुरंत आप शेषफल को भाजक बना लीजिए और जो भाजक था उसको आप भाज्य बना लीजिए, जो आपका डिवाइजर था उसको आप डिविडेंड बना लीजिए। तो क्या होगा, अब 713 से हम 1656 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2। फिर वही बात आई, आपको रिमाइंडर 0 चाहिए लेकिन रिमाइंडर आपको 230 मिला और 230 का मान 713 से कम है, तो 713 से भाग करना अब संभव नहीं है। जब 713 से भाग करना संभव नहीं है तो इसका मतलब अब 713 को भाग किया जाएगा किससे, जो आपका रिमाइंडर बचा उससे। तो अगला भाग किससे, 230 से होगा। 230 से किसको होगा, 713 को। कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार चला जाएगा। 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 3 बच गया, 11 में से 9 चला गया, 2 बच गया और ये कुछ नहीं बचा, 23 बचा। फिर से आपको रिमाइंडर 0 चाहिए था, शेषफल आपको 0 चाहिए था, लेकिन शेषफल आपका 0 नहीं आया, तो इसका मतलब भाग अभी कंटिन्यू करना है। लेकिन 230 से 23 को भाग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। और जो भाजक था वो आप, जो लास्ट भाजक था वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। कितनी बार जाएगा, 10 बार। देखिए
रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, बस रिमाइंडर 0 लाने के लिए जिस अंतिम भाजक का प्रयोग किया गया है, बस वही अंतिम भाजक जो होगा वो ऊपर वाली दोनों संख्याओं का मासा होगा, यानी कि HCF होगा। तो यहाँ पर जो शेषफल 0 आया है वो किससे भाग करने पर आया है? 23 से भाग करने पर आया है, इसलिए HCF जो होगा वो क्या होगा? 23। तो क्या लिखेंगे आप? 1625 तथा 1656। चार 4025 का जो मासा होगा वो होगा 23। ठीक, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1, 6p+3 या 6p+5 के रूप का होता है जहां p एक पूर्णांक है। देखिए इस तरीके का सवाल अगर आता है आपके एग्जाम में तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो ऐसा नहीं केवल 6p+1 टाइप का ही हो सकता है। यहां पर होता ये है कि ये जो 6p है ये इंपॉर्टेंट चीज, 6p मतलब अगर मल्टीपल 6 होगा, अगर जैसे p कोई पूर्णांक है तो p अगर कोई पूर्णांक है तो p का मल्टीपल अगर आप 6 ले रहे हैं, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, इस बात पे जोर देने की जरूरत है कि p अगर कोई पूर्णांक है और इस p का मल्टीपल अगर आपको 6 लेना है तो ऐसी कंडीशन में जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा फिर वो 6p+1 या 6p+3 या 6p+5 के रूप का ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। अगर यही p एक पूर्णांक होता और p का मल्टीपल आपको 4 लेना होता तो यही विषम पूर्णांक बदल जाते, कुछ और होते। यही अगर p आपको कुछ और 8 लेना होता तो विषम पूर्णांक बदल जाते। तो यानी p जो भी पूर्णांक है उस p का जो भी मल्टीपल आप यहां पर यूज कर रहे हैं उस मल्टीपल पर ही डिपेंड होगा कि विषम पूर्णांक जो है वो किस टाइप का दिखेगा, किस किस तरीके का हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि p जो कि एक पूर्णांक है, इस p का मल्टीपल जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस सवाल के सॉल्यूशन को करने में, इस बात पे आपको ध्यान देना है। आइए शुरू करते हैं कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करिए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की गई है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक आप मान लीजिए। माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है, मान लीजिए सपोज a है, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक a है। अच्छा, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये धनात्मक विषम पूर्णांक इस टाइप का हो सकता है, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करने के पहले आप क्या करेंगे, विषम पूर्णांक जो भी है उसको आपने a तो मान लिया। अब कोई भी विषम पूर्णांक हो या कोई विषम की बात नहीं, कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि जैसे 11 एक नंबर था जो आपने शुरुआत की थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, उसमें क्या देखा था, 11 एक नंबर था, उसको किसी नंबर 4 से जब आपने डिवाइड किया था तो डिवाइड करने पर जो पूरी प्रक्रिया जो चीजें मिली थी उनमें एक रिलेशन बन के आया था रिलेशन। तो वही उसी रिलेशन का यूज करके इस सवाल को हम लगाएंगे। जैसे यहां पर एक नंबर a है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो a आपको प्रूव करना है, वो एक नंबर a हमने मान लिया है। अब अगर बताइए इस नंबर a को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर कुछ आपको वो कोशेंट मिलेगा,
कुछ रिमाइंडर मिलेगा। जो क्वोशिएंट मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा और इस a को जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इन सभी में एक रिलेशन बनके तैयार होगा। वो रिलेशन सबसे पहले आप बनाइए, फिर उसी रिलेशन को बेस बनाकर हम जो प्रूफ करना है हमको सवाल में वो हम प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, a कोई विषम पूर्णांक हमने मान लिया है और हम मान लेते हैं कि a को हम डिवाइड करेंगे 6 से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो भी विषम पूर्णांक आपको प्रूफ करना है, क्योंकि विषम पूर्णांक आपको 6p+1 टाइप का ही तो प्रूफ करना है। तो मान लीजिए सपोज दैट a एक विषम पूर्णांक है जो 6p+1 टाइप का होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है तो इस बात का क्या मतलब आता है, a बराबर 6 × p+1। और इस बात को अगर ध्यान से देखिए तो क्या है, दो संख्याओं का गुणा करें और उसमें एक को जोड़ दें तो आपको एक नई संख्या मिल गई। इस बात का मतलब क्या है कि ये आप, इसका मतलब क्या है कि 6 को p में गुणा करके 1 जोड़ने पर अगर आपको a मिल रहा है तो इसका मतलब 6 से a को भाग किया गया है। देखिए ये बिल्कुल वही बात है जो पहले पेज पे मैंने लिखी थी। लिखा था 4 से 11 को जब हमने डिवाइड किया था तो क्या आया था, 4 दूनी 8 3। इसको क्या लिखा था, 4 गुणे 2 + 3। अगर किसी संख्या से किसी संख्या को गुणा करने पर उसमें एक संख्या जोड़ दीजिए और जोड़ने में उसके बराबर में अगर दूसरी संख्या 11 में कोई भी नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब इस संख्या को इस वाली संख्या से डिवाइड किया गया है। 4 गुणे 2 + 3 = 11। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी 4 गुणे 2 + 3 करने पर अगर 11 मिल रहा है तो इसका मतलब 11 को 4 से भाग करने पर शेषफल 3 मिला है। इसको परिभाषित करिए तो यही तो होगा। तो समझ, कंफ्यूज मत होइएगा, समझ लीजिएगा कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है 4 गुणे 2 + 3 = 11 तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि 4 को 2 से गुणा करिए और इसमें गुणनफल में 3 जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो मिलेगा वो 11 मिलेगा। और ये कब होता है, अगर आप 11 को 4 से भाग कर रहे हैं तभी ये व्यवस्था मिलेगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए a को हम 6p+1 टाइप का मान रहे हैं तो इसका मतलब 6 और p का मल्टीप्लाई करने पर 1 जोड़ेंगे तो a मिलेगा। इसका मतलब a को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, सीधी सी बात यही है। तो a को 6 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसको आप मान के चलेंगे, क्या मानेंगे, एक विषम पूर्णांक a हमने मान लिया, a एक विषम पूर्णांक है और यहां पर p का जो भी मल्टीपल होगा उसको b मान लेंगे, उसी से हम डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर 6p+1 टाइप प्रूव करना है तो b हम 6 को b मान लेंगे। अगर 4p+ टाइप प्रूव करना होता तो हम b को 4 मान लेते। अगर 8p+ समथिंग प्रूव करना होता, मतलब p का मल्टीपल जो होगा उसको हम हमेशा b मान के चलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, b का मतलब है उसको हम हमेशा डिवाइजर मान के चलेंगे। ठीक, तो माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 6। b बराबर हमने क्या मान लिया, 6। यहां पर 4 होता तो 4 मान लेते, 8 होता तो 8 मान लेते, b बराबर 6 मान लिया। अब आप जरा बताइए सोच विचार करके कि अगर इस a को अगर इस 6 से हम डिवाइड करें तो अगर इस 6 से इस a को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, a कोई नंबर होगा, इस नंबर में 6 का पहाड़ा लगाया जाएगा, कुछ बार जाएगा पहाड़ा, तो हमने मान लिया कितनी बार जाएगा, p टाइम्स जाएगा, क्योंकि यहां पर 6 × p लिखा हुआ है तो p टाइम्स जाएगा। यहां पर कुछ आएगा, नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा, ये तो होगा। इस a नंबर को अगर इस 6 से डिवाइड किया जाए तो क्योंकि ये a इस टाइप का आपको प्रूव करना है तो ये बात क्लियर है कि इस a को डिवाइड किया जा सकता है 6 से और करने पर कुछ रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो अगर इस a को 6 से डिवाइड करें तो मान लीजिए p टाइम्स डिवीजन होता है और r रिमाइंडर मिलता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a = 6 × p + r बराबर किसके, a के। यूक्लिड विभाजन प्रमेय अगर आप यूज करिए तो क्या कहता है, भाज्य बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यानी a से अगर 6 को डिवाइड करिए, p टाइम्स डिवीजन होता है, r अगर रिमाइंडर बचता है तो हम a = 6p + r लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, तो वही हम यहां पर लिखेंगे,
अतः यदि a को 6 से भाग किया जाए तो क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 6p प्लस आर। ठीक, a इक्वल टू 6p प्लस आर, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा सोच के बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इसीलिए मैंने इसको भी बिगाड़ा नहीं, यहां पे लिखा हुआ है, ये r जो है ये शेषफल है। r क्या है? शेषफल। इस r पर जरा ध्यान दीजिएगा, r जो है वो शेषफल है। अच्छा, अब शेषफल जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर आप किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या भाजक के यानी डिवाइजर के बराबर हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर भाई शेषफल कितना हो सकता है? जब आपने 6 से इसको भाग किया तो यहां पर मान लीजिए 5 बार पहाड़ा गया, तो 5 बार जाने के बाद कुछ माइनस करने पर अगर बच गया तो वो मान 6, जो वैल्यू बची वो 6 नहीं हो सकती। अगर 6 हो, अगर वो 6 ही होती तो पहाड़ा एक बार और लग जाता। तो शेषफल का तो मतलब यही होता है कि जब भाजक से कम संख्या बचे। यहां पर जैसे अगर किसी संख्या को 6 से आप भाग करिए तो क्या शेषफल कभी 6 बच सकता है? 6 बच ही नहीं सकता। अगर 6 बचना ही होता शेषफल तो पहाड़ा एक बार और नहीं लग जाएगा? 6 एक कम 6। अगर 5 बार लगा होगा तो 6 बच रहा होगा, तो इसका मतलब 6 बार लगना चाहिए। 7 बार लग रहा होगा तो 8 बार लगना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप व्यवहारिक तौर पे समझें तो शेषफल वाली संख्या इस भाजक से हमेशा छोटी होती है। ठीक, होती कि नहीं होती? शेषफल वाली संख्या, यहां पर शेषफल में जो मिलेगा वो इस भाजक से हमेशा छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जब किसी एक संख्या से किसी दूसरी संख्या को आप भाग करते हैं तो भाग करने पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि शेषफल आपको शून्य मिले। शून्य मिलने का मतलब क्या है कि संख्या पूरी पूरी कट गई, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे कम शेषफल जो होता है वो 0 हो सकता है कि संख्या पूरी कट गई। इसके अलावा 0 के अलावा जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा या तो अगर शेषफल आपका r है तो वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और 0 से बड़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? जो आपका भाजक होगा उससे छोटा होगा। अगर ये कंडीशन मैं वहां पर लिखूं तो ये आपको समझ में आएगा कि अगर किसी संख्या a को किसी संख्या 6 से भाग किया जाए तो जो शेषफल r बच रहा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां तक हो सकती है। अगर भाग 6 से किया जा रहा है तो शेषफल का मान 0 से लेकर 6 से कम तक हो सकता है। 6 से कम जो भी संख्या होगी वहां तक जा सकता है और 0 से जाएगा। अगर भाग 4 से किया जा रहा है तो शेषफल 0 से शुरू होकर और 4 से पहले रुक जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा। शेषफल 4 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि भाग आप 4 से कर रहे हैं। यहां भाग आप 6 से कर रहे हैं तो शेषफल 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से कम रह जाएगा। 6 से कम का मतलब कितना होगा? मैक्सिमम 5। बात क्लियर है यहां तक? जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं शेषफल हमेशा उससे कम रहेगा, ये बात तो क्लियर है आपको ना? तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे क्योंकि भाग 6 से किया गया है तथा शेषफल r है, इसलिए r जो होगा वो क्या होगा? 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। इसलिए r जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, और जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं उससे छोटा होगा। अगर 6 से भाग कर रहे हैं तो 6 से कम होगा शेषफल, अगर 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 से कम होगा, 10 से कर रहे हैं तो 10 से कम होगा, 4 से कर रहे हैं तो 4 से कम होगा। जिस भी संख्या से आप भाग करेंगे शेषफल हमेशा उससे कम रहेगा,
क्योंकि जैसे ही शेषफल उस नंबर पे पहुंचेगा फिर वो डिवीजन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो r की वैल्यू है वो 0 से शुरू होकर और 6 से कम संख्या पर रुक जाएगी। तो अगर हम यहां से r की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, इंप्लाइज दैट r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए 0 से लेकर 6 के बीच में r है, 0 से शुरू होगा और 6 से पहले, तो 0 से शुरुआत होगी तो r की सबसे पहली वैल्यू 0 हो सकती है। r की दूसरी वैल्यू 0 से बड़ी यानी 1 हो सकता है, r2 हो सकता है, r3 हो सकता है, r4 हो सकता है, r5 हो सकता है, बस r6 नहीं होगा। r अगर 6 हो जाएगा तो ये डिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक, तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, इतनी वैल्यूज r की हो सकती हैं। इतने मानों को हमको r के यूज करना है। ठीक, ये प्रैक्टिस इन सवालों की करनी पड़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वाला मामला नहीं होता है कि आपको एक फार्मूला याद हो गया आप कैलकुलेट करते चले गए। लाइनें कम होंगी लेकिन समझ वहां पे ज्यादा है, समझने की चीजें समझने की ज्यादा जरूरत है। तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 5 तक हो सकती हैं। ये r की सारी पॉसिबल वैल्यूज आप इस समीकरण नंबर 1 में बारी बारी से रखते चले जाइए एक एक करके। तो लिखेंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5 समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर सबसे पहले r बराबर 0, r बराबर 0 पर a बराबर क्या आएगा, सिक्स पी प्लस 0 दैट इज a इज इक्वल टू 6p। r बराबर 1, a इक्वल टू कितना आएगा 6p प्लस 1, r बराबर 2, a इज इक्वल टू 6p प्लस 2, r बराबर 3, a इज इक्वल टू 6p प्लस 3, r बराबर 4, 6p प्लस 4, और r बराबर 5, a बराबर 6p प्लस 5। यानी जो पूरी प्रक्रिया आपने की है उस प्रक्रिया के तहत r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को यूज करते हुए जो विषम पूर्णांक आपने a माना था वो क्या क्या हो सकता है, आइए देखें। अगर उस विषम पूर्णांक a को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो वो विषम पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, चलिए देखिए देखा जाए। अगर r बराबर और जो भी विषम पूर्णांक की पॉसिबिलिटीज हैं उनमें क्या सम है और क्या कौन कौन से विषम हैं, इवन और ऑड्स को आप निकालिए। r की 6 वैल्यूज पॉसिबल हैं, इन 6 वैल्यूज के लिए a के 6 मान मिले हैं और इन 6 में से कौन से विषम है कौन से सम है ढूंढ के निकालिए। जब r बराबर 0 आपने लिया तो a बराबर 6p मिला। 6 कैसी संख्या है, 6 है सम संख्या, और सम संख्या से जब किसी भी पूर्णांक p में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिलेगा बदले में वो आपको सम ही मिलेगा। तो यानी a इक्वल टू 6p जो आपका आया है ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। फिर दूसरी r बराबर 1 रखा जब आपने, तो r बराबर 1 रखने पर क्या मिला, r बराबर 2 वाला देख लीजिए। r बराबर 2 जब आपने रखा तो 6p प्लस 2 क्या आया, p इंटू 6 सम होगा, और सम संख्या में जब आप 2 जोड़ देंगे तब भी आपको सम संख्या ही मिलेगी यानी इवन नंबर ही मिलेगा। r बराबर 4 वाले को देखिए, 6p प्लस 4 मिलेगा, 6p सम संख्या है और उसमें 4 जब जोड़ेंगे तो 4 भी सम संख्या है, तो 6p प्लस 4 भी क्या हो जाएगा,
सम संख्या हो जाएगी। इसके अलावा जो बचे उनको देखिए आप जरा। 6p+1, 6p जो है वो एक सम संख्या है, और क्योंकि p में जब 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, और इस इवन नंबर में जब आप 1 ऐड करेंगे तो किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देते हैं आप तो आपको हमेशा विषम संख्या मिलती है। तो यानी 6p+1 जो होगा वो कैसा होगा, 6p+1 जो होगा ये आपका विषम संख्या होगा। 6p+1 क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा। 6p+3, 6p सम है और सम संख्या में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 3 क्योंकि विषम है, किसी भी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर अगर आप ऐड करते हैं तो एडिशन जो होता है वो हमेशा ऑड ही होता है, यानी विषम ही मिलेगा। सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। और 6p+5 का भी यही मामला है, 6p आपका इवन होगा, 5 आपका ऑड है, इवन प्लस ऑड जो होगा वो ऑड मिलेगा, यानी सम प्लस विषम करने पर जो होगा वो विषम मिलेगा। यानी यहां अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगी एक बात, वो क्या है कि a जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक आपने माना, अगर a विषम पूर्णांक है, देखिए a जो है वो क्या क्या हो सकता है, a 6p हो सकता है, a 6p+1 हो सकता है, 6p+2 हो सकता है, 6p+3 हो सकता है, 6p+4 और 6p+5, a इन 6 में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कंडीशन जोड़ दी गई कि a जो है वो धनात्मक होने के साथ साथ विषम पूर्णांक है, अगर a विषम और सम दोनों हो तो a की ये 6 वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि a जो होगा वो केवल विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक होने के लिए जरूरी है कि a या तो 6p+1 हो सकता है, जो विषम है a वही हो सकता है, या फिर a 6p+3 हो सकता है, या फिर a 6p+5 हो सकता है, जो कि आपका प्रूव है। आपको प्रूव करना था कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिया जाए तो वो ये और ये हो सकता है। तो a अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो आपने निकाल ली। a की जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 6 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मैं आपको एक करवा रहा हूं लेकिन यहां से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ऐसा नहीं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया तो आप ये कहने की स्थिति में आ जाए कि क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ या मेरा पढ़ाया वो नहीं आया। या इस सवाल को 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और तीनों तरीके से आंसर अलग अलग होंगे। अगर आपसे कहा जाए a एक धनात्मक, विषम हटा दीजिए सवाल से, अगर कहा जाए a एक धनात्मक पूर्णांक हो तो a के क्या क्या मान संभव हैं, या तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 6p, 6p+1, 6p+2। अगर यहां पर विषम हटाया जाएगा तो आपको 6 वैल्यूज प्रूव करने के लिए सवाल पेपर में आएंगी। ठीक है, तब यही जो प्रूव में आपके 3 नंबर्स लिखे हैं, ये 3 की जगह पर ये 6 लिखे होंगे। आपसे कहा जाए कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि a ये या फिर ये हो सकता है। तो कैसे करेंगे, यही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। और क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात की गई, सम विषम की बात ही नहीं की गई, तो a की जो ये 6 वैल्यूज आपको मिली ये 6 आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि a एक धनात्मक सम पूर्णांक है, इवन नंबर है, तो आप इसमें से जितने सम संख्याएं लिखी हुई हैं वो यहां पर लिखी होंगी सवाल में प्रूफ करने के लिए। तब भी सवाल आप लगाएंगे ऐसे ही, एक ये 6 वैल्यूज आपको मिलेंगी, इन 6 में से सम विषम को पहचानेंगे, इन 6 में से जो सम संख्याएं होंगी वही आपके प्रूव हो जाएंगे। लेकिन ये सवाल आपका है a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो सवाल फिर से आप वैसे ही लगाएंगे, a को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर a की 6 वैल्यूज मिलेंगी। 6 वैल्यूज जो मिलेंगी उनमें से सम विषम को आप छांटेंगे, जो विषम संख्याएं हैं बस वही आपका आंसर हो जाएंगी, वही आपको प्रूव करनी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगर a विषम पूछा जा रहा है तो इस 6 वैल्यूज में से विषम विषम ढूंढ के लिख लीजिए। अगर 6 सम संख्याएं पूछी जा रही तो इन सारी 6 वैल्यूज में से सम ढूंढ के लिख लीजिए, इवन नंबर्स ढूंढ के लिख लीजिए। अगर a को केवल धनात्मक पूर्णांक कह के सवाल प्रूव करवाया जाए आपसे, तो सम या विषम की बात ना की जाए, तो फिर a के 6 वैल्यूज निकालेंगे और 6 संख्याएं जो होंगी वही आपका रिक्वायर्ड प्रूव होंगी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में 3 सवाल आपके बनेंगे, 3 क्वेश्चंस को आप करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसके प्रूफ को आप कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख लीजिएगा, अतः
अतः यदि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो वो सारे विषम ले लीजिए इसमें से 6p+1 6p+1 6p+3 या 6p+5 रूप का होगा। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक, जो मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है, उन तीनों तरीकों में केवल ये लास्ट स्टेटमेंट बदलेगा यहां पर, बाकी सॉल्यूशन जो है वो पहली लाइन से आखिरी लाइन तक बिल्कुल सेम रहेगा। इस लास्ट स्टेटमेंट में अगर यहां पर विषम की जगह सम कर दिया जाए तो इस लास्ट स्टेटमेंट में यहां विषम की जगह सम हो जाएगा, और जो 3 नंबर्स लिखे गए हैं इन तीन की जगह पर इन 6 में से जो सम संख्या है वो लिखी जाएंगी। अगर विषम पूछा गया तो ये लिखा हुआ है, अगर सारे नंबर्स पूछे जाए सम विषम लिखा ही ना जाए, केवल धनात्मक पूर्णांक कहा जाए, तो ये 6 के 6 यहां पर लिख दिए जाएंगे। ये 3 सवाल इस तरीके से आपके बन सकते हैं। तो इसको नोट करिए, ये ओरिजिनल मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका, ये इसको आप ये बात समझ लीजिए। आप मॉडर्न अलजेब्रा जो होती है, जो ये रियल नंबर्स या इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, उनमें सोचना आपको होता है, उसमें किसी फॉर्मूले के पैटर्न पे चल के आपको आंसर नहीं मिलेगा। जब तक आप सोच नहीं पाएंगे तब तक आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के सवाल आपको यहाँ पर करने हैं। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए और ऐसे क्वेश्चंस जो आप लगा पाइए लगाइए, वरना अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।